अर्धकाय महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभोतम तम राहु प्रणाम्यहम। आधि काया वाला महावीर्य सिंहिका का पुत्र, जिसका नाम स्वरभानु था, लेकिन वह महाचतुर और चालाक था। राक्षसों की सेना का सेनापति था। अमृत चोरी उसने किया क्योंकि वह समझ गया था देवता षड्यंत्र कर रहे हैं, और उसने अमृत की चोरी कर ली। बेशक मोहिनी रूपी विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी वह ग्रहों में गिना जाने लगा। उसने बहुत तपस्याएं इत्यादि भी कर रखी थी, तभी जाकर के आज उसको नव ग्रहों में गिना जाता है, जिसे राहु और केतु के नाम से हम पूरा संसार जानते हैं। आकाश में ढूंढने को निकलेंगे तो आपको पिंड के रूप में राहु और केतु बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व पूरे संसार के ऊपर छाया हुआ है। सिंहिका जैसे एक मायावी राक्षसी थी, उसी के गुण अपने पुत्र में भी आए हैं, इसीलिए राहु को मायावी कहा जाता है। स्वर भानु जब जिसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए गए, अर्धकाय महावीर्यम अर्थात जिसकी केवल आदि काया है, लेकिन फिर उसके पश्चात भी वह महावीर है और सिंहिका का पुत्र है। ऐसे राहु को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा राहु जो चतुर है, चालाक है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसीलिए वह उसको यह पता भी चल चुका था कि यहाँ पर सभी देवता षड्यंत्र रच रहे हैं। राहु को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदनाम भी किया जाता है। राहु ऐसा है, राहु वैसा है, राहु जो है अब इस राशि में आने वाले हैं, तो राहु को लेकर के अलग अलग विचार अलग अलग ज्योतिषियों के द्वारा बताए जा रहे हैं। आपने उनकी प्रेडिक्शन भी सुनी होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हर ग्रह बुरा ही हो। बेशक ये पापी ग्रह है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर किसी में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन ये बुराई जो भी मिलती है या उसकी शुभता जो आपको प्राप्त होती है, ये आपके कर्मों के आधार पर ही आपको मिलती है। अगर राहु सच में इतना बुरा होता तो आज जितने करोड़ोंपति लोग हैं जो जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि जो है जीतते हैं, मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा लगा के वो जीतते हैं, इन लोगों का राहु बहुत अच्छा है। जो लोग विदेशों में जाके व्यापार करते हैं उनका राहु बहुत अच्छा है। जो लोग विदेशों में रहकर बस गए हैं, वह भारतीय थे या किसी दूसरी कंट्री के थे, लेकिन आज वह विदेशों में अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, उनका राहु अच्छा है। देखा जाए तो राहु के अनगिनत चीज़ें हैं जो बहुत शुभता भरी रहती हैं, बशर्ते कुंडली में आपके राहु कैसा है। इसीलिए अगर देखा जाए तो कम से कम 90% लोग जो है राहु और केतु से दुखी हैं, कारण आपके कर्म ही हैं। ऐसे लोग भी हैं जो राहु को अपना जो है देवता तक मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। ज्योतिष में देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनका जो प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर किसी न किसी रूप से पड़ता ही है। बेशक ये मायावी ग्रह हैं और हर 1.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जो भी ये राशि परिवर्तन करते हैं, इसके कारण हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। 2023 30 अक्टूबर के दिन राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और वह 18 मई 2025 तक जो है इसी राशि में रहने वाले हैं। राहु और केतु दोनों 180 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं, इसीलिए यह दोनों एक ही साथ अपना राशि परिवर्तन भी करते हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। तो केतु भी 18 मई तक कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन अब 2025 में राहु और केतु दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका ये जो परिवर्तन है, जितने भी 12 राशियां हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी राशि के लिए यह बहुत शुभता भरा प्रभाव लेकर के आने वाले हैं, तो किसी राशि के लिए अशुभ भी रहने वाले हैं। इस परिवर्तन का प्रभाव जो है आपके जीवन पर, आपके करियर पर, आपके पारिवारिक और व्यापारिक संबंधों के ऊपर, और आपके स्वास्थ्य के ऊपर, कुटुंब के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर, इवन देखा जाए तो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। राहु का ये जो परिवर्तन है आपके ऊपर बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना असर छोड़ने वाला है। चाहे आपका करियर का क्षेत्र हो,
आपकी एजुकेशन हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके संबंध हो, आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, इवन जो भी अन्य क्षेत्र हैं, जो भी राहु के कारक तत्व हैं, इन सब के द्वारा वह आपको प्रभाव देने ही वाला है। बेशक ज्योतिष में राहु को एक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसका जब भी गोचर होता है तो सभी के ऊपर अपना विशेष प्रभाव तो अवश्य छोड़ता ही है। तो इस बार जो राहु का गोचर मीन राशि से हट करके कुंभ राशि में आने वाला है, और कुंभ राशि में रह करके राहु सभी 12 राशि के जातकों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं, उसकी मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताए जाएंगे, और कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये नोट करके रखिए, क्योंकि आने वाले 1.5 साल तक राहु आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। तो उसके अनुसार आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको अगर कोई नया काम शुरू करना है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कुछ विवाह इत्यादि करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं ग्रहों के अनुसार। तो क्या आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसका क्या शुभ या अशुभ प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बेशक ज्योतिष में राहु को एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, और यह वक्री ग्रह होते हैं, इसी कारण यह और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। राहु लोगों को भ्रमित करता है, और जिसके कारण उनकी जो बुद्धि है वह सही रूप से डिसीजन ले ही नहीं पाती है। इसीलिए कई बार जातकों के द्वारा गलत डिसीजन लिए जाने के कारण उनकी ज़िंदगी नरक तक बन जाती है। अक्सर राहु भ्रमित करने वाला होता है, जिसके कारण लोग गलत फैसले लेने लगते हैं। जुआ खेलना, नशे की आदत पड़ जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें राहु के अंतर्गत ही आती हैं। अगर राहु कुंडली में ठीक नहीं है तो ज़रूर आप इन चीज़ों की लतें बहुत जल्दी आपको लग जाती हैं। लेकिन कुंडली में राहु अगर सही है तो आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, आप एक अच्छे जो है जादूगर बन सकते हैं, आप एक अच्छे जो है लैंग्वेज सीखने वाले बन सकते हैं, जो एक ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं। ऐसे लोगों को विदेशी भाषाएं बहुत जल्दी सीखने को मिल जाती हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं राहु जो करता है। इवन सच बताऊं, अगर राहु हो ही ना तो जो बरसात का मौसम आने वाला है, ये बरसात का मौसम आए ही ना, क्योंकि राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा इन्हीं नक्षत्रों का मालिक है। तो जब भी सूर्य भगवान जो है वह आद्रा के नक्षत्र में जाते हैं, जब वह मिथुन राशि में आएंगे और आद्रा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। और जब सूर्य भगवान स्वाति नक्षत्र में जाते हैं उस समय जो है बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। बेशक इस वक्त जो है बेमौसम बरसात लगी हुई है, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश ही असली बरसात होने का कारण बनता है, और तभी से बरसात की शुरुआत मानी जाती है। कुंडली में अगर राहु ठीक नहीं है तो नशे की इतनी बुरी आदत उसको लग जाती है कि वह सड़क पर आ जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो राहु अभी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और केतु इस वक्त सिंह राशि में गोचर कर रही हैं। लेकिन 18 मई के दिन राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 18 मई के दिन, उस दिन संडे का दिन है, और 4:30 बजे 4:30 के आसपास ये शाम का समय रहेगा। उस दिन जो है राहु अपना नक्षत्र और राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। वह अब जो है, क्योंकि राहु उल्टा चलते हैं, तो मीन राशि से वह जो है कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में जब वे अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 24 नवंबर 2026 तक वह इसी राशि में रहने वाले हैं। राहु और केतु को छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं वह मार्गी भी होते हैं, उदय भी होते हैं, अस्त भी होते हैं।
लेकिन यह मार्गी कभी भी नहीं होते हैं, हमेशा वक्री ही रहते हैं। आखिर राहु और केतु दोनों वक्री ग्रह ही क्यों माने जाते हैं? इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है कि राहु और केतु वक्री क्यों होते हैं, उसको जरूर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यह वक्रत्व का कारण क्या है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखा जाए, राहु जब 18 मई को मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे तो वह इस वक्त अपने मित्र की ही राशि में जाने वाले हैं। आपने बहुत सारे वीडियो में ये सुना है कि राहु अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर होती है और एक कुंभ होती है। तो कुंभ और मकर में, लेकिन अभी वो जो है क्योंकि कुंभ राशि में जाने वाले हैं तो इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके ऊपर भी पड़ने वाला है। इस दौरान कुंभ राशि के लिए भी बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, उनको अच्छा फल मिलने वाला है। 1.5 साल तक जो है उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी। साथ में देखा जाए तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। राहु उनके लिए बहुत लकी होने वाला है, सपने साकार होने वाले हैं, महत्वपूर्ण सफलताएं मिलने वाली हैं। क्या ये मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बेशक राहु अपने मित्र के घर जा रहा है, लेकिन याद रखिए शनि की 2 राशियां हैं, एक है मकर और दूसरी है कुंभ। शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो जो पुस्तकें हैं उनमें कुछ ऐसी राशियां बताई गई हैं कि उसमें राहु चाहते हुए भी वहाँ खुश रहते ही नहीं हैं, वो रह ही नहीं पाते हैं। तो उनमें से चाहे वह अपने मित्र की राशि में ही क्यों ना जा रहे हैं, बेशक शुक्र, शनि, राहु, केतु ये चारों आपस में मित्र होते हैं, लेकिन शनि की राशि जब वह इसमें जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर आकर के राहु उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए राहु खुश होते ही नहीं हैं। हाँ, लेकिन जब वह वहाँ को कुंभ को छोड़ करके मकर में आ जाएंगे तो वहाँ पर रह करके उनको अति प्रसन्नता होती है और वो अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। अब आप इसके पीछे का कारण पूछने लगेंगे तो ये बहुत लंबी डिटेल है, तो इसके लिए या तो आप ज्योतिष पढ़िए और या फिर ज्योतिष सीखिए, तभी आपको इनके कारणों का पता चलेगा। तो यकीन मानिए, जो इतनी सारी प्रेडिक्शन जो अभी तक आपने सुनी है, ये प्रेडिक्शन आप नोट करके रखिए और जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रही हूँ इनको नोट करके रखिए। फिर आपको समझ में आएगा कि जो प्रेडिक्शन आपने सुनी है और जो मैंने बताई है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए राहु जो है कहाँ पर आने वाला है। तो क्योंकि मेष राशि, मेष लगन की कुंडली मैंने बनाई है और इसी के अनुसार ही मैं ये आपको परिवर्तन बताने वाली हूँ। देखा जाए तो मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए ही ये है। मेष लगन वालों के लिए 20% और मेष राशि वालों के लिए 80% के हिसाब से यह प्रभावित होने वाला है। और बाद में फिर जो है मैं केतु का अलग से प्रेडिक्शन करूंगी और अंत में फिर मैं नक्षत्र सिद्धांत के द्वारा मैं प्रेडिक्शन करूंगी। तो आप उन सबको जो है मिक्स करिए, मैच करके देखिए और फिर आप से देखिए कि जो आने वाले 1.5 साल है आपको क्या देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो क्योंकि ये 11वां भाव होता है तो आपके लिए राहु का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी क्रूर ग्रह, कोई भी पाप ग्रह 3, 6 और 11 में आते हैं अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो राहु आपके जीवन में इस बार जो है कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये गोचर का राहु है, बशर्ते आपको अपनी कुंडली के राहु को भी देखना होगा, लेकिन गोचर में जो आया है तो कुछ तो शुभ फल आपको देके जाएगा। एक सबसे मेन चीज़ यह होती है कि अगर कभी भी आप ये देखना चाहते हैं कि आपके लिए जो भी नवग्रह हैं, ये नवग्रह क्या शुभ फल देने वाले हैं, चाहे वह नवग्रह आपकी कुंडली में शुभ भावों पे भी क्यों ना बैठे हुए हों, उच्च के होकर के भी क्यों ना बैठे हुए हों, उसके बावजूद भी यह ग्रह आपको उतना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं जब तक आप उनको नक्षत्रों के द्वारा कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर ये ग्रह आपके लिए जो है संपत तारा में, शेबा तारा में और मित्र तारा, परम मित्र तारा, इनमें अगर पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये ग्रह जीवन भर आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर यह आपकी कुंडली में इन ताराओं में ना आकर के आपके जन्म तारा में आ रहा है, आपके विपद तारा में आ रहा है, आपके बद तारा में आ रहा है, तो इस प्रकार के अगर यहाँ पर ये आपके ताराओं के अकॉर्डिंग की प्रेडिक्शन आ रही है
तो इनका फल जो है ज़िंदगी भर आपको, कुंडली में शुभ है लेकिन नक्षत्र सिद्धांत अगर शुभ नहीं है तो उतना अच्छा फल जातकों को मिल ही नहीं पाता है। मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, सब लोग यहाँ तक भी आते हैं कि देखिए हमारे कुंडली में राजयोग हमें बताया गया है पर वो क्यों नहीं मिल रहा है, या उसकी दशा महादशा चल रही है तब भी उनको वो प्राप्त नहीं हुआ है। पीछे का कारण यही है। तो मेष राशि के लिए जैसे मैंने कहा, क्योंकि 11वें भाव में लाभ की स्थिति बना करके बैठे हुए हैं राहु का ये गोचर, कहीं ना कहीं आपके मन में उत्साह भी भरेगा, ऊर्जा भी आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आपका मन खुश होगा आपको लाभ प्राप्त होगा, और यहाँ पर राहु बैठ करके हमेशा अच्छे से अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं। आपकी जो निर्णय शक्ति है वह बढ़ने वाली है, बुद्धि भी प्रखर होने वाली है, साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वासी महसूस करने वाले हैं। जब भी आप किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने लगेंगे तो निर्णय लेते वक्त भी आपको थोड़ा सा सोच समझ जरूर रखनी होगी, और जो भी आप काम करेंगे उसमें जो है कुछ ना कुछ आप कुछ ऐसा रचनात्मक चीज़ें भी डालने वाले हैं कि हर कोई देख करके आपकी इस क्रिएटिविटी को देख करके प्रसन्न भी होगा। कुछ नए विचार आपके मन में भी उत्पन्न होंगे जिसके कारण जो है जो भी आप करने के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। आर्थिक लाभ आपको अच्छा होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं से एक से अधिक धन प्राप्ति के साधन भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। हो सकता है कि आप एक दो और कोई नए बिजनेस खोल सकते हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप कार्य करना चाहते हैं उन अधिकारियों के साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा मेलजोल आपका रहने वाला है। आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। अगर आप किसी प्रकार का कोई जॉब इत्यादि भी कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और खासकर मैं व्यापारी वर्ग के लिए कहूँ तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी प्रकार का विदेशी व्यापार इत्यादि कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि गलत प्रकार की गतिविधियों में आप लिप्त ना हो। अगर इस प्रकार की कोई गलत या कुछ आपने डॉक्यूमेंट वगैरह इस प्रकार से जो है जालसाजी वगैरह करने की कोशिश की, क्योंकि जब राहु यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी से लोग अनैतिकता की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उनको उस समय अपना लाभ दिखाई देता है और वह जो भी कानून होते हैं उनको वह साइड कर देते हैं और फिर यहाँ पर आकर के वो पछताने लगते हैं। तो जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे आप विदेशों से कोई भी व्यवसाय इत्यादि करें, लेकिन कानून के दायरे में रह करके ही करें। व्यापार करने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। परिवार के साथ भी आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेगा। जब राहु की दृष्टियों की बात करते हैं तो राहु की जो है जिस प्रकार से गुरु की पंच, सप्तम और नवम दृष्टि होती है उसी प्रकार से राहु की भी सेम वैसी ही दृष्टियां होती हैं। इवन राहु की अन्य दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन वो दृष्टियों का जो फल है मिला जुला मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो मेन दृष्टियां हैं उनका फल मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि राहु 11वें भाव में है तो 1 2 3 4 5, तो क्योंकि राहु जो की 5वीं जो दृष्टि है वह आपके कार्य क्षेत्र के भाव, कर्मठता के भाव, आपकी पर्सनैलिटी के भाव, आपके छोटे भाई बहनों के भाव पर इनकी दृष्टि जाने वाली है। और ये जो राशि है ये बुध की राशि है। इवन बुध की राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली है। छोटे भाई बहनों का सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। मान मर्यादा आपका बढ़ेगा, समाज में आपका कहीं ना कहीं जो है प्रमोशन भी होगा। देखा जाए तो जो समाज के जो आपके पास पड़ोस के लोग हैं ये भी आपकी सराहना करने वाले हैं। उनके बाद जो है अपनी सप्तम दृष्टि जो है इनकी जो है सिंह राशि के ऊपर पंचम भाव पे पड़ने वाली है। तो यहाँ पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपके बच्चों से संबंधित अगर कोई चिंता लगी हुई है वह समाप्त हो जाएगी। बच्चों के कुछ उज्जवल भविष्य के लिए अगर आपने कुछ सोच के रखा है वह पूरा होने वाला है। इवन अगर किसी बच्चे का विवाह इत्यादि भी नहीं हुआ है तो यकीन मानिए उनका कहीं ना कहीं अच्छी जगह विवाह भी फिक्स हो सकता है। अगर ये बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इवन अगर आपकी राशि ही मेष है और आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो कोशिश करिए, अगर वह किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो ये बहुत अच्छा समय है, तो वो फॉरेन लैंग्वेज को इस समय सीख सकता है। उसके बाद जो है इनकी सप्तम दृष्टि जो है आपके व्यापार भाव पर पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप आप करने वाले हैं तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी
बहुत अच्छा संबंध आपका रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका व्यापारिक पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों ही आपकी मदद करने वाले हैं। और अगर आप किसी प्रकार के कोई रोग से ग्रस्त थे तो धीरे धीरे वह रोग भी अब समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो इस समय कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाले हैं। व्यवसाय में उन्नति की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो राहु का ये जो गोचर है, कहीं ना कहीं इस दौरान आपके सामाजिक संबंध भी सुधरेंगे, प्रसन्नता होगी, पर्सनैलिटी राइज होगी। आपके कंधों के ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को भी आप आराम से निभा लेंगे। अब आता है वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए देखा जाए तो राहु का ये जो गोचर है दसम भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राहु का दसम भाव अर्थात आपके कार्य क्षेत्र का जो भाव है, आपकी नौकरी का, आपके व्यवसाय का, इस भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो 2025 में राहु का ये गोचर भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि वृष राशि में भी देखा जाए तो राहु कुछ ऋषियों के अनुसार यहाँ पर भी ये उच्च के ही माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। जिस प्रकार के भी आप कोई निर्णय लेंगे तो वह निर्णय लेते वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो देखते हुए बनेगा। अगर आप किसी प्रकार की कोई कारोबारी मीटिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या कई बार क्या होता है कि लोगों को कुछ प्रेजेंट करना होता है अपने बॉस के सामने, या किसी अन्य व्यापार वर्ग के लिए जो है कुछ अगर पीपीटी या कुछ जो भी प्रेजेंटेशन करनी होती है, उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना वो देखते ही बनेगा। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस की जो लेवल होगा वो एक अलग ही स्तर पर दिखाई देने वाला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको सफलताएं मिलेंगी। जिस भी कारोबारी मीटिंग्स में या व्यापार की जो भी आप किसी के साथ कुछ मीटिंग रख रहे हैं और अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो भी प्रेजेंटेशन आप देंगे, कोशिश करिए उसकी तैयारी अगर आपने पहले से अच्छी करके रखी है तो डेफिनेटली आपका जो मनोबल है वो ऊंचा जाएगा ही जाएगा, जिसके कारण सामने वाला भी आपसे प्रभावित होगा। और जो भी ये मीटिंग होंगी, इस मीटिंग्स में आपको कहीं ना कहीं सफलता अवश्य प्राप्त होगी। खासकर ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी, और खासकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग बाहर से कुछ आयात या निर्यात वगैरह करते हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो यात्राएं होंगी, ये यात्राएं भी कहीं ना कहीं लाभदायक रहने वाली हैं। देखा जाए तो 2025 का ये राहु का ये जो गोचर है, अभी तक आप नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे थे, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, अब आप एक अच्छी नौकरी भी आपको प्राप्त होगी, मनपसंद नौकरी प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं जिस नौकरी में आप जाएंगे उस नौकरी में जो भी आपको काम मिलेगा वो आपकी मनपसंद का होगा, और सैलरी भी आपकी वहाँ पर अच्छी ही आपको मिलने वाली है। लेकिन जिम्मेदारियां भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बढ़ेंगी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिश्रित फल भी आपके साथ मिलने वाला है। जरूर जब भी आप नई नौकरी में जाएंगे, जो नई जिम्मेदारियां बनेंगी, तो कहीं ना कहीं चुनौतियों का समय देखने को मिल सकता है। लेकिन अंत में देखा जाएगा तो सब कुछ, कहते हैं ना, शुरुआत भली तो अंत भला, तो वही आपके साथ होगा। बेशक जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन एंड में जाकर के वह जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा पाएंगे, और जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अगर आपने किसी को अपना कोई धन दिया हुआ है या किसी को कुछ कर्जा दिया हुआ है, यह बहुत अच्छा समय है। इस साल हो सकता है आप अगर उस कर्जे को प्राप्त करने के लिए या उस आदमी से अपना पैसा वापस लेने के लिए ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपना पैसा भी वापस मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, वह स्टूडेंट भी अगर वो चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप अच्छे से ट्रैक भी कर पाएंगे, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। या फिर पढ़ाई में अगर आपने अच्छे से ध्यान लगाया, अच्छे से मन लगा के पढ़ा, तो उसके बनिस्बत जब भी आप किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखेंगे, इवन स्कूल में भी अगर एग्ज़ाम इत्यादि लिखेंगे, तो आपको जो है पुरस्कार तक भी प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो सुख और शांति आपके रहने वाली है। जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध होंगे वह बहुत ही मधुर रहने वाले होंगे। जो लाइफ पार्टनर होगा आपका जो है वह आपकी भावनाओं को समझने वाला होगा। और खासकर अगर जो आपका व्यापारी वर्ग है उनके साथ भी जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अगर पहले कुछ अनबन इत्यादि चल रही थी तो वह अनबन भी समाप्त हो जाएगी। आपका जो व्यापार है वह वृद्धि करने वाला है।
विदेशों के व्यापार से भी आपको न्योते आ सकते हैं। इवन मैं तो कहूँगी कि अगर आपको बाहर जाने का मौका भी मिला तो आप बाहर तक भी जा सकती हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आपको थोड़ा क्रोध को शांत करना होगा। अगर क्रोध पे आपने नियंत्रण नहीं रखा तो फिर परेशानियों का सबब मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इनकी दृष्टियों को देखेंगे तो क्योंकि आपके दसम भाव में आने वाले हैं राहु, तो दसम भाव से जब राहु की दृष्टियां देखी जाएंगी तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इनकी जो पांचवी दृष्टि है वह आपके कुटुंब, आपकी वाणी के ऊपर पड़ने वाली है। तो जब कुटुंब और वाणी के ऊपर यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाणी में कुछ ना कुछ कड़वापन आप लेके आने वाले हैं, जिसके कारण आपकी जुबान के कारण ही घर में कला कलेश भी हो सकता है। कुटुंब का साथ जरूर आपको मिलेगा, बशर्ते वाणी पे आप अपना कंट्रोल करके रखें। ये खाने का भाव भी है। अगर आपने ज़्यादा कुछ अटरम चटरम खाया, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें खाई तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप डाइट को प्रॉपर फॉलो करके रखेंगे तो डाइट के कारण आपको अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। कुटुंब का भाव है तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ कोई व्यापार इत्यादि कर रही हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। करियर में भी कुछ ना कुछ नए अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे और हो सकता है कि आप अपने परिवार का जो व्यवसाय है उसको आप एक्सपेंड आगे कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कई जो है आप विदेशों से कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि भी जो है आप प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद जो है इनका सातवीं दृष्टि, जब सातवीं दृष्टि इनकी जो है आपके सुख के भाव पर पड़ेगी तो सुख के भाव पे यहाँ पे क्योंकि ये माता का भाव होता है और यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण माता के सेहत को लेकर के कुछ परेशानियाँ जरूर यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन माता के साथ कुछ अनबन भी आपकी हो सकती है, तो कोशिश कीजिए माता का जैसे ही कोई स्वास्थ्य खराब होता है, परेशानी होती है, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। और ख़ासकर आपको भी अपने हृदय की जो है हमेशा देखभाल करनी है, दिल की देखभाल करिए। दिल से संबंधित कुछ परेशानियां अगर आपको जैसे ही दिखाई देती हैं, डॉक्टर के साथ आपको भी कंसल्ट करना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको होने वाली हैं। उसके बाद जो है इसकी जो राहु की जो अगली दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है और यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण मैं कहूँगी आपके कर्जे भी खत्म होंगे, रोग जो हैं वह खत्म होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करा तो यही रोग आगे चल के बढ़ भी सकता है, जिसके लिए फिर मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य अगर कुछ पहले से खराब चल रहा था तो धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नए अवसर कुछ प्राप्त होने वाले हैं, जीवन में प्रगति होगी। कर्जों में डूबे हुए थे तो कर्जे समाप्त हो जाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। रिजल्ट आपके फेवर में होगा और कहीं ना कहीं आपकी प्रगति ही होने वाली है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होने वाली है, आपकी निजी लाइफ भी अच्छी होने वाली है और आपकी सामाजिक लाइफ भी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। इन तीनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वृष राशि वालों के लिए वृद्धि दिखाई देती ही है। अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके लिए राहु जो है नवम भाव के कारक बन जाते हैं। नवम भाव में हमेशा ये कहा गया है कि जो भी क्रूर या पाप ग्रह होते हैं ये यहाँ पर शुभ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य में उधेड़ बंद का जो समस्या है वो बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिथुन राशि के लिए ये गोचर होने वाला है आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अक्सर मैंने कई बार देखा है कि राहु अगर शुभ कंडीशन में नहीं हो तो जेल जाने तक की भी नौबत आ जाती है। तो राहु का ये गोचर जो नवम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं इस गोचर के कारण कुछ परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि ये धर्म का भाव भी है, ये आपके पिता का भाव भी है, ये छोटी बड़ी ये लंबी यात्राओं का भाव भी है, तो यहाँ पर बैठ करके आपकी अगर कोई लंबी यात्राएं कुछ करने वाले हैं तो आपको उन यात्राओं से आगे चल के फ़ायदा ही होने वाला है। धर्म का भाव है, धर्म में इस समय आपको जो है इतना आपका मन नहीं लगने वाला है। आपको ऐसा लगेगा ये सब एक तरह से आडंबर हैं, लेकिन अगर कुंडली में आपका राहु सही हुआ तो यही राहु अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपकी बड़ी बड़ी जो सिद्ध पीठ है यहाँ पे आपको यात्राएं करने को मिल सकती हैं।
तीर्थ यात्राएं होंगी जो आपके लिए सुखद होंगी, और बल्कि आप हो सकता है कि जो पवित्र नदियां, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, यहाँ तक भी आपको राहु जो है स्नान करने का मौका भी देगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग किसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और आप मिथुन राशि के हैं, तो कोशिश करिए कि जिस तरह से बताया जाता है कि सर में पूरी डुबकी लगा करके जो है आप स्नान करें, तो आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप स्नान करने वाले हैं तो बेशक एक मग ले लीजिए, पानी ले लीजिए और किसी का सपोर्ट जरूर लीजिए, तब जा कर के ही आप जो है ज़्यादा गहरे पानी में जाने से अपने आप को बचना होगा। बेशक टांगों घुटनों तक ही अगर पानी आ रहा है, उतने पानी में जा कर के ही आप स्नान करें तो आपके लिए सही होगा। राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ठीक नहीं है तो धर्म से संबंधित कार्यों में निरंकुश भी लगाने वाला है। आपको ये धार्मिक कार्य कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास उत्पन्न करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा, मन में आने लगेगा कि क्यों मैं इस प्रकार के रिचुअल्स कर रहा हूँ, इनको करने से मुझे क्या मिलने वाला है। तो आप थोड़े अपने धर्म के विरुद्ध भी हो जाएंगे। आप एक अलग प्रकार की धार्मिक रीति रिवाजों और उनके मान्यताओं से जो लोग चलते हुए आ रहे हैं, आप उसके उल्टा काम करना शुरू कर देंगे। तो कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं विधर्मी जैसी स्थिति भी यहाँ पे आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो कोशिश करिए, अगर घर में किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ इत्यादि हो रहा है तो मन नहीं भी लग रहा है, कुछ समय बैठिए, मन को मार को करके बैठिए, क्योंकि ये आपके परिवार के ही रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है, इनको अगर आप पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे आपको जो है समृद्धि ही होगी। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जब भी नवम भाव में राहु आता है, लोग नास्तिक बन जाते हैं, उनको मंदिर जाना पसंद नहीं होता है, और बल्कि उनको दूसरे धर्म के जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है, वो अत्यधिक पसंद आने लगते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपनी पहचान बनाने के लिए उनको जो है उसमें वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं खुद काम नहीं करूँगा तो कोई भी कुछ जो है मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी ऊपरी शक्तियाँ भी होती हैं जो आपके लिए आगे खड़ी भी होती हैं। तो कोशिश करिए, जब विधर्मी आप बनने की कोशिश ना करें, पूजा पाठ की तरफ मन जरूर लगाइए, और हो सके तो इन बातों पर जो है ध्यान कम दीजिए। पिता की सेहत में थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगर इस प्रकार पिता की सेहत में कुछ भी जरा सी भी गिरावट होती हुई दिखाई देती है तो डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट जरूर करना है। इवन आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान अवश्य रखना होगा। गलतियों से बचना जरूरी है। हो सके तो जब भी आपको भी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है तो सबसे पहले उसका निदान करें, क्योंकि राहु जब भी कोई प्रॉब्लम देता है, ये रहस्यमय प्रॉब्लम होती है और अचानक आ जाती है। इवन मैंने कई बार तो ये भी देखा है कि लोगों के शरीर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब डायग्नोस करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन देखा जाए तो उनके शरीर में प्रॉब्लम होती ही है। ये सब ग्रहों के कारण होता है, और खासकर राहु क्योंकि जिस प्रकार से षड्यंत्र और माया भी है, इसी प्रकार से ये चीज़ें देखने मिलती हैं। एक चीज़ जरूर है कि यहाँ पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं कुंडली में अगर शुभ है तो आपके लिए नए नए संसाधन, नए नए कारोबार यहाँ पे जो है जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। वाणी पे जरूर मैं कंट्रोल रखने को कहूँगी, क्योंकि वाणी ही आपका कार्य भी बिगाड़ सकती है। फालतू बातें ना करें, कम बोले ज़्यादा सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक उतार चढ़ाव जरूर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी जरूर देखिए कि जब भी आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, किसी की सलाह लिए बिना, खासकर अपने बुजुर्गों की, क्योंकि ये धर्म का भी है और बड़े बुजुर्गों का घर भी है, तो अगर आप उनकी सलाह लेंगे तभी जा कर के आप आगे चल के किसी प्रकार का कोई निवेश करें। राहु का ये जो गोचर है, नहीं तो आगे चल के परेशानी भी दे सकता है। इस गोचर के कारण आपको जो भी आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, जहाँ पे आप काम इत्यादि करते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। धन से संबंधित जरूर समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, और किसी ऐसी जगह पर भी आपका तबादला हो सकता है जहाँ पर आपने सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर आपका तबादला हो रहा है और वो जगह आपके लिए नापसंद भी है, पर कोशिश करिए आप वहाँ पर तबादला ले सकते हैं, लेकिन धैर्य से ही आप उस जगह पर जाइए। जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे चल के देखा जाए तो यही उतार चढ़ाव जो हैं आपकी ज़िंदगी में आगे चल के आपके लिए अच्छा फल ही देने वाले हैं। अगर आप लोग हायर स्टडी के लिए भी अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मौका है, आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन धर्म के प्रति मैं जरूर कहूँगी और अध्यात्म के प्रति थोड़े अपने मन को उस तरफ अवश्य लगाइए।
दृष्टियों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही है। तो लगन के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण शरीर से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा है, ये आपको हो सकती हैं। तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखने की ज़रूरत है और ख़ासकर आपको सिर से संबंधित माइग्रेन इत्यादि हो सकता है, सर में दर्द वगैरह हो सकता है, या सर से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लमें अवश्य देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद जो है उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी आपके। तो यहाँ पर पड़ने के कारण जो है ज़रूर जो भी आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, इनका सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। समाज में मान सम्मान भी जरूर यहाँ पर आपका बढ़ेगा ही, बशर्ते अगर आप अपने आप में, अपनी वाणी पे, अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल करके रखेंगे तो फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ने वाली है, तो हायर स्टडी के लिए अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, और जैसा मैंने कहा है कि जो लोग जो हैं विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय, और ख़ासकर आपके बच्चों के लिए अगर वो अच्छे से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ एक अलग ही प्रकार का जो है चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है इस समय कई बार बच्चे भी हठी बन जाए, आपकी बातों को ना सुने, लेकिन उनके ऊपर उतना ज़्यादा क्रोध ना करें तो अच्छा होगा, नहीं तो कई बार बच्चे गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो ये है मिथुन राशि के लिए। अगला है कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो आपके लिए जो राहु का जो परिवर्तन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी अष्टम भाव में कहीं ना कहीं राहु आपके परिवर्तन करने वाले हैं। अष्टम भाव देखा जाए तो यह है, क्योंकि गुप्त भाव माना जाता है, गुप्त विद्याओं का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर बैठ करके 8वें भाव में राहु का जो परिवर्तन है आपके लिए कुंडली में अगर सही है तो ये गोचर के अनुसार भी अच्छा फल देने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आपको इस समय सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अचानक आपको कहीं से लाभ भी प्राप्त हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपको हानि भी देखने को मिल सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी किसी प्रकार का कोई कार्य इत्यादि करते हैं या कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो मैं कहूँगी थोड़ा आप बच के रहिए। कुंडली में अगर राहु ठीक है तो आप जो है बेशक आप कर सकती हैं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जिसके कारण आपको लंबा नुकसान देखने को मिल सकता है। राहु सही है तो आप प्रत्यक्ष, इवन मैं कहूँगी कि अप्रत्याशित लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है कि इस गोचर के दौरान आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करने वाले हैं, अच्छे से स्ट्रिक्ट होकर के करिए, सेविंग अवश्य करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके राहु जो है गुप्त रूप से कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ा देता है, प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है। तो कर्क राशि वालों के लिए खासकर अगर सेहत के मामले में देखा जाए तो अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाया है तो कोशिश करिए इंश्योरेंस अपना अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए राहु यहाँ पर हानिकारक रहने वाला है। कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है और राहु यहाँ पर ग्रहण लगाता है, तो कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा दुश्मन भी होते हैं। तो आपके स्वास्थ्य पर संक्रमण के द्वारा, और खासकर ये जो संक्रमण रहने वाला है, ये जो रहेगा ये जल से जुड़ा हुआ, यानी कहीं अगर आपने दूषित पानी इत्यादि पी लिया, या जो लोग जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ पीते हैं, तो आपकी सेहत के ऊपर नुकसान राहु यहाँ पर अवश्य डालने वाला है। तो जब भी कोई भी सेहत से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से कंसल्ट जो है आपको जरूर करना चाहिए। राहु के कारण कर्क राशि वालों के लाइफ में, और खासकर देखा जाए तो आपके ससुराल पक्ष में भी कुछ अनबन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां करें कि बाद में ससुराल वालों के साथ आपकी अनबन हो जाए। तो ससुराल वालों के साथ भी आपको बिगाड़नी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बैठा हुआ राहु मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ससुराल पक्ष के साथ जो है बहुत ही बिगाड़ देता है। फिर वह सोचते नहीं है कि वह अपने सास ससुर से बात कर रहे हैं या अपने किसी और संबंधी से बात कर रहे हैं। तो अपने ससुराल में भी अगर आप आते जाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। इवन अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा जो है रिलेशन बना के रखिए, नहीं तो ये 1.5 साल में कुछ ना कुछ जो है गलत चीज़ें होती हुई, इवन ससुराल पक्ष आपके ऊपर हावी होता हुआ भी दिखाई दे सकता है, और ससुराल वालों के कारण फिर आपको परेशानी का
के कारण जो है नुकसान भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको यहाँ पर कोई ना कोई गुप्त रूप से कुछ जो पैतृक संपत्ति के लिए अगर कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि चल रहा था तो पैतृक संपत्ति जरूर आपको यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म में थोड़ा आपको भटकाव भी दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में आपका मन धर्म की तरफ अवश्य जाएगा जरूर। अब आ जाता है कि अगर इनकी हम दृष्टियाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव में दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपकी कोई यात्राएं हो रही हैं, बाहर जाने की सोच रही हैं, तो थोड़ा मैं कहूँगी जरूर बाहर जाने के मौके आपको मिल सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ जाऊँगा, कि सडनली ऐसी बात हो जाएगी कि आपको वहाँ जाने के मौके मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आप यात्रा करने जाएंगे, सतर्क होकर के जाइए, केयरफुल होकर के जरूर जाइए, क्योंकि फिर यहाँ पर जो भी यात्राएं होंगी कहीं ना कहीं रास्ते में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ ही सकता है। आपकी नींद में खलल हो सकता है, पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, रात की नींद उड़ सकती है। तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें जो है नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसके बाद जो है आपकी जो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुटुंब वाणी के भाव पर पड़ती है। वाणी पे कंट्रोल करके आपको रखना होगा। परिवार वालों से झगड़ा इत्यादि बिल्कुल ना करें तो वो सही रहेगा। परिवार वालों के साथ मिलजुल करके रहेंगे, और ख़ास कर क्योंकि ये धन का भाव है तो इसलिए मैंने कहा है कि धन में अगर आप निवेश करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं निवेश करते वक्त आपको सोचना जरूर है कि जिस चीज़ में मैं निवेश करने वाला हूँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो ज़रूर अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ जो है कंसल्ट करें, फिर जाकर के ही आप निवेश के बारे में सोचें। उनके बाद 9वीं दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पे आ जाएगी, जो आपके सुख का भाव है। अगर आप किसी प्रकार का कोई घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन इत्यादि खरीदने की भी अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर इस बार आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं। हाँ, जब घर खरीदने की बात आती है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक जरूर कर लीजिए। ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि जिस भी प्रॉपर्टी पे आप निवेश करने वाले हैं यह कहीं कोई लिटिगेशन में तो नहीं है, कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, कहीं आप गलत जगह निवेश तो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे चल के ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। बशर्ते जो भी काम करेंगे जो है आपको जो है सतर्क होकर के करना है। माता के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सी खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है, और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और ख़ासकर आपको अपनी चेस्ट का ध्यान जरूर रखना है। नहीं तो लंग से संबंधित और दूषित पानी के कारण आपको जो है आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इवन जो किडनी का जो पार्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अब आ जाता है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो राहु का ये जो गोचर 2025 में हो रहा है यह आपके 7म भाव पर होने वाला है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7म भाव पे आपका ये जो गोचर है कम से कम मिला जुला परिणाम आपके लिए लेकर के आने वाला है। हालांकि देखा जाए तो सिंह राशि के लिए, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, बेशक राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, लेकिन मैंने अक्सर कुंडलियों में देखा है कि अगर राहु सिंह राशि में आकर के बैठता है तो यहाँ पर बैठ कर के राहु अत्यंत प्रसन्न होता है और वो कोशिश ये करता है कि वो अच्छे से अच्छे फल ही प्रदान करें। लेकिन फिर भी क्योंकि राहु जो है वह शनि की राशि में आकर के विराजमान है, तो सिंह राशि वालों के लिए 7म भाव में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ अनबन होती हुई दिखाई देगी, और बल्कि उस अनबन का कारण आप स्वयं ही होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही सब कुछ करे जा रहे हैं, अपने परिवार में जो कुछ भी है आप ही के द्वारा हो रहा है, आपका पार्टनर उसमें कोई सहयोग नहीं दे रहा है। तो ये इल्यूजन की जो परिस्थिति है ना, ये आपके दिमाग में बनने वाली है। तो अगर आपके दिमाग में इस प्रकार की कोई सोच पनपती हुई जा रही है, या कुछ लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि नहीं तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारा पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, इस प्रकार की जो भ्रम की स्थिति होगी आगे चल के लिए आपके लिए जो है दुखद परिणाम ही लेकर के आने वाली है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को जो है संभाल करके रखने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में अगर कुछ भी कड़वाहट होती है थोड़ा झुक जाइए, क्योंकि सिंह राशि वाले अक्सर मैंने देखे हैं ये स्टबन बहुत होते हैं। सिंह राजा है भाई, इसीलिए, लेकिन राजा होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार आप ही सही हों। तो आप अपने वैवाहिक जीवन को अगर संभालना चाहते हैं तो थोड़ा आपको नरम होकर के चलना पड़ेगा, गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
अपने वैवाहिक जीवन को भी संभालना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो इस दौरान अपने पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ आपके मतभेद होते हुए दिखाई दे सकती हैं। और ये जो मतभेद होंगे ना, ये गलत फहमियों के कारण ही होंगे। क्यों? राहु जो है आपके दिमाग में, किसी ने कुछ बोल दिया, आपका पार्टनर ऐसा बोल रहा था, और आप उनकी बातों में आके अपने पार्टनर के साथ ही जो है लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो गलत फहमियाँ होंगी, ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ती जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी दरार पड़ सकती है, आपके पार्टनरशिप में भी दरार पड़ सकती है। 1.5 साल का समय है, पूरा समय जब आपने इतने साल अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताया है, इवन कई सालों की पार्टनरशिप भी अगर आपकी चल रही है, तो 1.5 साल तक थोड़ा सा अगर आप जो है न्यूट्रल होकर चलेंगे, सिंपल बन करके चलेंगे, ध्यान से दिमाग को यूज़ करके अगर आप काम करेंगे, तो जो भी गलत फहमियाँ हैं, इन गलत फहमियों में अगर आप नहीं पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं तो आपको अपने रिश्ते को लेकर के और अपने व्यवसाय को लेकर के भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, ये ज़रूर है कि सप्तम में आकर के जब भी राहु यहाँ पर आता है, तो लोगों का जो नेचर होता है यहाँ पर झूठ बोलने वाला होता है, और आप गलत ट्रैक पे जाना शुरू कर देते हैं। आपके मन में ये जरूर है कि इस समय यहाँ पर बैठा हुआ राहु अन्य आपके जो विपरीत सेक्स के जो लोग हैं, अगर लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़के के प्रति अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु है, राहु सोचता है उसको कोई नहीं देख रहा है, मैं बहुत चतुर बन गया, बहुत चालाक बन गया। तो जब आप इस प्रकार के कार्यों में लिप्त होना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में विखंडन की परिस्थिति बन जाएगी। आपको अपने परिवार, अपने पार्टनर के साथ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, झूठ बोलने से बचना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, और खासकर शास्त्रों में एक बात कही गई है, जो भी काम छुप के किया जाता है वह हमेशा गलत ही होता है। आपको पता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चला रहे हैं, आप जानते हैं ये गलत है, अगर यही काम आपका पार्टनर करे तो आपको कैसा लगेगा? आपके लाइफ में चाहे कुछ भी उधेड़ बुन चल रही हो, उसको समेटने की कोशिश कीजिए। इस तरफ जो है आप गलत ट्रैक पे बिल्कुल ना जाएं। अपने पार्टनर से कुछ छुपाए नहीं, छुपाएंगे उनको पता चलेगा, जो है आगे चल के बहुत बड़ी कीमत भी आपको इसकी चुकानी पड़ेगी। दोनों को के बीच में किसी प्रकार की अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकता है, इवन मैं कहूँगी कि यहाँ तक भी है कि तलाक की भी नौबत आ सकती है। तो कोशिश करिए, अगर कुछ भी चीज़ है, दोनों मिलकर के बैठ करके उस चीज़ को संभालने की कोशिश करिए और एक दूसरे की बातों को समझिए। साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि किसी तीसरे लोग को अपने बीच में मत लेके आने दीजिए। कई बार होता है क्या है कि एक पार्टनर बोलता है मैं सही हूँ, दूसरा बोलता है मैं सही हूँ, फिर सोचते हैं कि चलो हम तीसरे का ओपिनियन ले, और यहाँ पे जैसे ही तीसरा आएगा बात और बिगड़ जाएगी। कोशिश करिए, आपके घर की बात है, आपके व्यवसाय की बात है, तो तीसरे आदमी को आप इन्वॉल्व ना करें। नहीं तो कहते हैं ना, वो 2 बिल्लियों के लड़ाई में बंदर बाजी मार गया और दोनों बिल्लियों की रोटी बंदर खा गया। तो ऐसा ना हो कि आप दोनों की लड़ाई में, और अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कुंडलियों में, बहुत सारी जब कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं तो मैंने ये देखा है, हस्बैंड वाइफ हो या कोई व्यवसाय में पार्टनर हो, तो कोई तीसरा आता है और तीसरा एक पार्टनर को मैनिपुलेट करता है और बाद में उन दोनों को साइड करके खुद ही कब्जा कर लेता है। तो कोशिश करिए अपना कुछ भी चीज़ें हैं गुप्त रखिए, और गुप्त रखने का इन द सेंस है, अगर जो बात आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, दोनों बैठ के ही उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश कीजिए। तीसरे को इसमें इन्वॉल्व ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान ये जरूर है, कुंडली में अगर राहु अच्छा हो तो कहीं ना कहीं आपको व्यवसाय पर विशेष थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यवसाय अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें, लेकिन अनैतिक रूप से गलत डॉक्यूमेंट साइन करके, कानून को एक जगह पर रख करके फिर आप सोचें कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, मुझे कौन देख रहा है, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए आगे मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, या हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूं, तो पार्टनरशिप के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये राहु का साल है, अगला साल भी राहु रहने वाला है। जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, इवन जब भी आप विवाह इत्यादि भी करते हैं, तो मैं कहूँगी कुंडलियों का मिलान करिए और देखिए कि कहीं ये जो पार्टनर, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, चाहे वो आपके व्यवसाय का पार्टनर बनने वाला है, आपको इससे लाभ होने वाला है या नहीं। तीसरा,
जो भी चीज़ें आपके मन में इस वक्त जो है नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होंगी। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप जो है बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, लेकिन आपको यही नहीं है कि आप उसी सोच में रह जाएं, आपको उसको कारगर भी करना होगा। ख्याली पुलाव नहीं बनाइए। अगर एक डिसीज़न अगर आपने लिया है तो उस डिसीज़न पर अमल कीजिए, तब जरूर आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, विदेशों से जरूर यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर जो विदेशी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं। इवन देखा जाए तो जो सप्तम का जो राहु है विदेश यात्रा भी करवाता है। अगर आप बाहर जाने के इच्छुक हैं तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप करिए, अच्छे से सोच समझ के करिए, तो ये कहीं ना कहीं व्यापार में भी आपको फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप में भी फ़ायदा होगा, लेकिन सब कुछ सोच समझ के आपको करना होगा। अब इनकी अगर दृष्टियों को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 की पांचवी दृष्टि जो है इनकी लाभ भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण मैंने आपको कहा है कि लाभ में अगर पार्टनरशिप करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ होगा, और जो लाभ होगा वो विदेशों से होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर विदेशों का अर्थ ये नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री की ही बात हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके धर्म के विपरीत धर्म के लोग हैं। ऐसे लोगों से भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप हिंदू कम्युनिटी के हैं तो बाकी अदर जो कम्युनिटी है, ऐसे लोग आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल साबित होने वाले हैं और उनसे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है इनकी सातवीं दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है, तो लगन के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके दिमाग में उधेड़ बूंद बननी शुरू हो जाएगी। दिमाग पजल रहने वाला रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं सोच समझ के करिए। आप ये मत सोचिए, कई बार ऐसा इंसान होता है कि नहीं घर में खटपट चल रही है, झगड़ा चल रहा है, नहीं मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँ, दोस्तों को अपना सहारा बनाऊँ। याद रखिए, जो घर के लोग जितना आपके लिए काम करेंगे, दोस्त उतना कुछ नहीं करने वाले हैं, और बाद में ये बाहरी लोग ही मज़े उठाने वाले होते हैं। तो कोशिश करिए अपने दिमाग की जो उधेड़ बूंद है अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, परिवार वालों के साथ डिस्कस करिए, और अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर हो रही हैं तो डॉक्टर से मैं ज़रूर कहूँगी कंसल्ट करने की आपको अत्यंत ज़रूरत है, नहीं तो ये चीज़ आगे परेशानी बढ़ा सकती है। क्योंकि राहु जब एक बार अचानक कोई बीमारी देता है तो वो बीमारी फिर लंबे समय तक चलने वाली होती है। उसके बाद जो है इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो नौवीं दृष्टि है ये यहाँ पर तीसरे भाव में पड़ने वाली है। तीसरे भाव में जैसे मैंने कहा क्योंकि छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है, तो यहाँ से आपकी पर्सनालिटी भी देखी जाएगी, छोटी छोटी यात्राएं भी देखी जाएंगी। हो सकता है आपको अपने व्यवसाय के लिए कुछ छोटी यात्राएं करनी भी पड़े। और कई बार जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो किसी नौकरी में जाकर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि लाभ भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे मैं अपनी नौकरी को चेंज करूँ या फिर अपने व्यवसाय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँ। तो जब इस प्रकार की चीज़ें आएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस आपको लंबा मिल सकता है। अब यहाँ पे लंबा डिस्टेंस होने का मतलब है कि डेली आपको 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, तो इस प्रकार का डिस्टेंस कहीं आपको अपने व्यवसाय में देखने को मिल सकता है। लेकिन यस, जो डिस्टेंस आपको मिलने वाला है या जो भी आप जो है यात्राएं करने वाले हैं, ये यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और जो डिसीज़न आप यहाँ पर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद ही रहने वाला है। समाज में जरूर आपका जो है सम्मान बढ़ेगा, और आप अब तक जो नहीं दिखा पा रहे थे या जो चीज़ें लोग समझ रहे थे ये नहीं होगा, आप कुछ ऐसे कार्य भी कर लेंगे जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब आ जाता है कन्या राशि वालों के लिए। तो देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का ये जो परिवर्तन होने वाला है 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में, यानी रोग रिपु ऋण के भाव में आपके लिए राहु इस वक्त जो है आने वाले हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा है कि 3 6 11 में राहु शुभ फल देते हैं, तो यहाँ पर बैठ के राहु कहीं ना कहीं तो आपको शुभ फल देने वाले हैं। हाँ, लेकिन जो कर्जे हैं, जायज़ कर्जे अगर आपके सर पर थे, कर्जे उतरेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम था, धीरे धीरे समाप्त होगा।
कोई लोन वगैरह था, या फिर कोई शत्रु वगैरह था, या फिर कोई बीमारी इत्यादि चल रही थी, समाप्त होगी। मामा के साथ यहाँ जरूर मामा पक्ष को कठिनाई होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। इवन मामा पक्ष की तरफ से कुछ आपको इस तरह की कोई अशुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखूंगी तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का ये जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में भी चेंजेस आने वाले हैं, आपकी मानसिक स्थिति में भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो ये बदलाव होगा ये पॉजिटिव बदलाव होने वाला है, नेगेटिव नहीं। आप जो भी आप काम करेंगे वो शांत होकर के, संतुलित होकर के, अगर आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन भी लेने वाले हैं, शांति से 10 बार सोचिए फिर उस चीज़ को डिसीजन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो राहु की अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ये राहु की राशि मानी जाती है, लेकिन फिर भी देखा जाए यहाँ पर बैठ कर के राहु जो है ना, इस राशि में आकर के उतना अच्छा फील नहीं करते हैं, बेशक ये उनका अपना घर माना जाता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, अगर आप धन की स्थिति के संबंध कोई डिसीजन लेने वाले हैं, सोच समझ के लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मानसिक रूप से भी आपको मजबूत रह करके ही कोई ना कोई काम करना होगा, और इवन मानसिक रूप से आप मजबूत होते हुए भी दिखाई देंगे। राहु का ये जो गोचर है आपके लिए, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारण किए हैं, यानी जो आपने सोचा है कि यही मेरी डेस्टिनी है, वो अवश्य आपको पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी ही, और आप उसको पूरा कर भी पाएंगे, बशर्ते अगर आप लेजी ना बने। आप अपने काम को जो है ये सोच के करें कि यही मेरा धर्म है और मुझे इसको करना है। अगर आप किसी प्रकार के व्यवसाय इत्यादि में जुड़े हुए हैं तो वहाँ में भी कहीं ना कहीं आपको शुभता प्रदान होने वाली है। इनकम के स्रोत भी यहाँ पर बढ़ेंगे और इनकम में वृद्धि भी होगी। अगर आप अपनी नौकरी चेंज करने के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो नौकरी में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई डीलिंग होने वाली है, कोई मीटिंग होने वाली है, मीटिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यात्राएं जो होंगी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। अगर आप कहीं ना कहीं दो जगह पर जो है आप जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करके रखिए। अगर आपकी जॉब मन में बदलने की इच्छा है तो 3-4 जगह, मैं कहती हूँ 10-12 जगह अगर आप जॉब अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको जो है अच्छे नौकरी से ऑफ़र भी प्राप्त होने वाले हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और जो नई नौकरी होगी उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी। आप अपने अनुसार जो काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार का काम आपको आता है, कोशिश करिए ऐसी ही नौकरी अप्लाई करिए जो आप कर सकते हैं। दिखावे की कोशिश मत करिए। कई बार कुछ लोग जो है फेक यहाँ पे जो है अपना एक्सपीरियंस दिखा देते हैं कि होते उनके पास 2 साल है, 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए। अगर आप इस प्रकार का कोई काम करेंगे आगे पकड़े जाएंगे, परेशानी आपको होने वाली है। तो अगर आप नौकरी के लिए भी ट्राई कर रही हैं, नौकरी जरूर आपको मिलेगी, नो डाउट, लेकिन कोशिश करिए यहाँ पे बेईमानी ना अपनाएं। धन कमाने के नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसके कारण धन बढ़ेगा तो लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ेगा। हाँ, धन आएगा तो आप प्रॉपर्टी में भी निवेश इत्यादि कर सकते हैं, वहाँ पे लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपके पारिवारिक लोग हैं, परिवार के संबंधों के साथ कुछ अनबन चल रही थी तो अब वे धीरे धीरे संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ अनबन चल रही थी तो वो अनबन भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी नौकरी के लिए मैं जरूर कहूँगी कि यहाँ पर जरूर नौकरी में सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन जब भी आप किसी जगह नौकरी करने के लिए जाएं तो पहले बार ये जरूर ध्यान रखिए आप उसी काम के लिए अप्लाई करें जो काम आपको आता हो। अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 की 5वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, आपकी नौकरी के भाव पर पड़ रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि नौकरी वही ढूंढिए जिसको आप कर सकते हैं, और बड़ा चढ़ा के एक्सपीरियंस मत दिखाइए। 2 साल है तो 2 साल की जगह बेशक आप 3 कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप बढ़ा दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना बढ़ाएं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो लोग IT कंपनी में काम करते हैं वो लोग जो हैं आप उतना ही एक्सपीरियंस बता सकते हैं जितना उन्होंने किया होता है। होता है क्या है कि उनकी सैलरी स्लिप्स देखी जाती हैं, पूरा पीछे बैंक का सब स्टेटमेंट देखी जाती है, तो उनको समझ में आता है यस इस आदमी का एक्सपीरियंस जेन्युइन है। लेकिन जो लोग जैसे फ्रेशर वगैरह हैं उन लोगों को मैंने ज़रूर देखा है कि वो फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं और फिर वो जॉब करने जाते हैं और बाद में फिर वो 6 महीने भी टिक नहीं पाते हैं और कंपनी को समझ में आ जाता है कि इस पर्सन को तो काम आता ही नहीं है।
नौकरी में काम जरूर करिए, लेकिन जेन्युइन तरीके से करिए, आंखों को बंद करके नहीं, कानून को की धज्जियों को मत उड़ाइए, और आराम से अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए ये मुनाफे का समय है। आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी सैलरी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है 7वीं दृष्टि जो है आपकी 12वें भाव पर जा रही है। वहाँ पर बैठकर जब राहु की दृष्टि वहाँ पर जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु जो है आपको यात्राएं दे रहा है। हो सकता है बाहर भी आपको यात्राएं करनी पड़ जाए, विदेश यात्रा के योग भी कंपनी के द्वारा आपको मिल सकता है, आप बाहर जा सकते हैं। साथ में जो भी आपकी अगर छोटी बड़ी यात्राएं व्यापार से संबंधित अगर आप करने वाले हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, और कोशिश करिए यात्राओं के समय सतर्क होकर के रहिए, नहीं तो नुकसान भी उठाने को मिल सकता है। और उसके बाद जो है जो 9वीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर धन के अलग अलग जरिए आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से भी कहीं ना कहीं सहारा प्राप्त होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए माता पिता से भी यहाँ धन की प्राप्ति हो सकती है, माता पिता धन का सहयोग आपको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, और हो सकता है कि आप जो अपना परिवार का जो व्यवसाय है उसमें भी जुड़ के काम कर सकते हैं, तो अपने पारिवारिक व्यवसाय को आप बढ़ा भी सकते हैं आगे चल के। और ये जो अच्छा समय है, कोशिश करिए अगर माता पिता को आपकी हेल्प चाहिए तो आपको उनकी अगर हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि राहु का जो फल है जातकों को क्या देने वाला है। कोशिश यही करिए, अगर राहु आपको अशुभ फल दे रहा है तो इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको इससे अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। राहु के जो देवता हैं अक्सर मैं कहती हूँ वह रुद्रदेव हैं। रुद्र शिव का ही एक अन्य अवतार है। तो अगर आप रुद्रदेव की पूजा करते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं, रुद्राष्टक पढ़ते हैं, रुद्राष्टक है नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, ये जो है रुद्राष्टक है। तो रुद्राष्टक का अगर आप पाठ करते हैं आपको फ़ायदा होगा। रुद्राभिषेक करिए, और कोशिश करिए कि अगर आप किसी सिद्ध पीठ मंदिर में जा कर के वहाँ पे रुद्राभिषेक करते हैं तो वहाँ जा कर के आपको अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। शिव के मंत्रों का उच्चारण आप करते रहिए। साथ ही साथ आप हनुमान की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान भी रुद्र का ही एक रूप हैं। जिनके राहु ठीक नहीं हैं वो अगर जो है शिवलिंग पे डेली जा कर के या सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भी अच्छा है। और राहु की और केतु की जो है आंध्र प्रदेश में कालाहस्ती जगह है, वहाँ पर राहु की शांति की पूजा करवाई जाती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर राहु की शांति की पूजा भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे सही है, जो सबसे मैं कहूँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने पास के कोई भी अगर मंदिर है वहाँ पर जा कर के आप अगर नवग्रह का मंदिर है तो वहाँ पे राहु के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। राहु से संबंधित जो दान है वो आप अवश्य देते रहिए। जैसे जो राहु से जुड़े हुए जो मंत्र है, ओम राहुवे नमः, या राहु के जो तांत्रिक मंत्र हैं उन मंत्रों का, या फिर जो मैंने राहु का पहले मंत्र बोला था अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्य हम, तो आप राहु के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु का जो है आप गायत्री मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। तो अगर आप राहु के मंत्रों का जाप करें, और सबसे सही है कि अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, रुद्रदेव की पूजा करते हैं, तो ये सबसे सही और सरल उपाय है। मंदिर में सोमवार के दिन जाइए, आप अपने घर में बैठ के भी इसका पाठ कर सकते हैं। आप जब भी पूजा रूम में बैठते हैं 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ को लगते हैं। तो अगर आप इसका नियम बना लेंगे और इसका पाठ करेंगे, और मंदिर में सोमवार के दिन अगर आप जाते हैं या फिर शनिवार के दिन या बुधवार के दिन स्पेशली अगर आप जाते हैं, तो जब अगर आप ये रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं तो ये बहुत आपको फ़ायदा करने वाला है। और रही जो लोग नग इत्यादि में विश्वास रखते हैं, तो मैं कहूँगी क्योंकि 1.5 साल का परिवर्तन है तो 1.5 साल के लिए आप नग इत्यादि धारण ना करें, कि राहु का नग भी जो है बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। सभी लोगों को राहु का नग सूट नहीं करता है। और रही नगों की बात, तो अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाइए, और फिर आप नग धारण करना चाहते हैं तो आप तब नग धारण कर सकते हैं। राहु के भी अलग अलग नग होते हैं, लेकिन कोशिश मैं यही
करती हूँ और करवाती भी हूँ कि अगर आप उनके मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं, ओम राह राहुवे नमः, अगर आप इस तरह के मंत्रों का जाप या जो मैंने आपको कहा है रुद्राष्टक का पाठ, ये सब करते हैं, राहु से जुड़े हुए दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का जो दुष्परिणाम है ये आपके उन दुष्परिणामों को कम अवश्य करेगा ही करेगा। मंत्र जाप में, मंत्रों में इतनी शक्ति है जितनी बाकी अन्य चीज़ों में उतनी शक्ति नहीं है, बशर्ते एक नियम बना लेंगे तो यही चीज़ आपको, अगर कुंडली में सचमुच में राहु ठीक नहीं भी है तो आप लाइफ टाइम तक इसको रोज़ एक माला जाप कर लीजिए। एक माला जाप करने से आपका, और सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मैं कहती हूँ कि आप नवग्रह स्रोत को पढ़िए। नवग्रह स्रोत में सारे के सारे सभी ग्रहों के बारे में आ जाता है, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जितने भी ग्रह हैं। हाँ, क्योंकि ये एक श्लोक के रूप में दे रखे हैं, इनका अगर आप पाठ करेंगे, मुझे सारे श्लोक याद हैं, तो जब आप इन सभी श्लोकों को पढ़ेंगे, एक माला ले लीजिए, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं, तो अगर आप एक माला में 108 मन के होते हैं तो एक एक मंत्र का जो है आप 12-12 बार भी अगर आप पाठ करते हैं तो 12 × 108, तो 12 × 9 जब आप करेंगे तो 12 को 9 से गुना करने पे 108 बन जाएगा। तो पूरे आप नवग्रहों का एक एक मन का, मतलब 12 बार 12 मन के जो हैं आप एक एक ग्रह का जो है उच्चारण करते रहिए मंत्रों का, और फिर आप इस तरह से है आपका नवग्रह का पाठ भी पूरा होगा। जो कुंडली में ग्रह शुभ नहीं हैं वो अच्छा फल देंगे, और जो अच्छे हैं वो और अच्छा फल देंगे आपको। तो इसका अगर आप उपाय करते हैं, यकीन मानिए आपको अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। तो जो भी मैंने राहु से संबंधित आपको जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक रही है तो कमेंट जरूर करिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।